देश की प्रगति के लिए नानाजी विवाद मुक्त गांवों पर विशेष बल दिया करते थे। उनका मत था कि देश की प्रगति के लिए सर्वप्रथम गांवों का समृद्ध होना आवश्यक है और गांवों की समृद्धि के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है उनका विवाद मुक्त होना। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इस विषय पर हमारे बीच में बोलने के लिए उपस्थित हैं प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक, न्यायविद, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी जी। आप बम्बई हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे, देश के जाने माने वकील हैं, बचपन से ही खातिरदारी हैं। आपको ये सारे संस्कार अपने पिता महान स्वतंत्रता सेनानी दादा धर्माधिकारी जी से मिले, उनके नाम से हम सभी परिचित हैं। आपका प्रोफेशन ऐसा रहा कि आप मुकदमेबाजी में ही घिरे रहते थे, लेकिन मुकदमेबाजी से अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत परहेज रखते हैं। इस विषय पर आपका बहुत अध्ययन है, आपने स्वयं भी काम किया है। इस काम के अलावा पर्यावरण और विकास के अन्य क्षेत्रों में भी आपकी विशेष रुचि है। नानाजी से वैसा संबंध तो रहा, बहुत नजदीक का भी रहा। इनका काम मैंने नजदीक से भी देखा और दूर से भी देखा। भूटान के समय भी काम देखा और संपूर्ण क्रांति के साथ जयप्रकाश जी से मिले थे तब भी देखा। ये सारी चीजें मेरे मन में थी, एक आदर की भावना थी और उस आदर की भावना को आज उजागर करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ चीजें बहुत बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं जब न्यायमूर्ति बना तो विनोबा जी से आशीर्वाद मांगने गया था। आशीर्वाद देते समय विनोबा जी ने उनके तरीके से ये कहा कि न्यायमूर्ति तो नरक में जाता है। मैं देखते रह गया, मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? कहने लगे झूठे गवाहदार, झूठे कागज, इसके घरों से तुम न्याय करते हो, ये दम्भ होगा तो बेटा सोच लो, ये दोनों के भरोसे निर्णय तो हो सकता है, न्याय होता ही ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसके बावजूद भी अगर न्याय हो गया तो उसकी तनख्वाह मिलती है तो कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन अन्याय होता है तो नरक में ही जाना पड़ेगा। मैंने मजाक में उनसे कहा था कि मुझे नरक में जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरे सारे मित्र वही होंगे। अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? लेकिन इस चीज को गहराई से सोचने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली, आप एक चीज का ध्यान रख लीजिए, महात्मा गांधी और नानाजी ने स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया, स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया। और ये हमने कभी गहराई से सोचा नहीं कि इन शब्दों में क्या फर्क है। इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, इसमें का फर्क हम नहीं जान पाए। बाद में जब मैं न्यायमूर्ति बना, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं न्यायमूर्ति बनूं, क्योंकि आखिर में उन्होंने उनके डायरी में जो नोंद की वैसी की कि आखिर में सरकारी नौकर बन गया। मेरे दादा, उनके पिताजी तो डिस्ट्रिक्ट जज थे। पिताजी के आंदोलन के कारण उनको कोई तरक्की तो नहीं मिली। कहा गया था कि इस लड़के से अगर आप दूर रहेंगे तो ही कुछ प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। जवाब दिया था कि ये कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है, और इसके बाद नौकरी जाएगी तो उसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा। मेरे जो चाचा थे, दोनों वकालत करते थे, एक और दूसरे, वो ने कहा कि यह कड़ी कहीं टूट गई है, ये कड़ी को तुमको पूरा करना चाहिए। इसलिए मैंने न्यायमूर्ति बनने का निर्णय लिया। मेरे पिताजी से उस समय संपर्क नहीं हो सका, मैंने हाँ कह दिया। बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि न्यायमूर्ति तो जरूर बनो,
लेकिन एक वाक्य था, बहुत अच्छा था, बी इम्पार्शियल बट नॉट इम्पैसिव। तटस्थ रहो लेकिन संवेदन शून्य मत रहना। और बाद में लिखा, पत्थर तटस्थ नहीं होता, पत्थर पथरीला होता है। संवेदनशीलता नहीं होगी तो तटस्थता में भी मतलब नहीं है। तटस्थता में भी हमारे यहाँ संवेदनशीलता की जरूरत होगी। उस चीज को मन में रखकर मैंने आगे कदम रखा। आपसे कह दूं कि आज जो हमने प्रतिपक्षीय न्याय प्रणाली स्वीकृत की है, जो अंग्रेजों से दी, इसमें कुछ भी स्वदेशी नहीं, पोशाक भी स्वदेशी नहीं, चिंतन भी स्वदेशी नहीं, भाषा भी स्वदेशी नहीं। और मुश्किल यह है कि परदेश में गुनाहगार भी सच बोलता है और मेरे देश में एक भी गवाहदार कभी सच नहीं बोलता। मैं आपसे मेरी वेदना रख रहा हूं। मैंने देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर गए हुए व्यक्ति की इलेक्शन पिटीशन चलाई। मैंने एक शंकराचार्य की केस भी चलाई। दोनों अदालत में आए थे, गीता पर हाथ कर रख के कहा था, ईश्वर के नाम शपथ लेकर, कि सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपसे बहुत वेदनापूर्वक कह रहा हूँ, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी 17 साल के न्यायमूर्ति के जीवन में और उसके पहले के वकालत के जीवन में इस धार्मिक और आध्यात्मिक देश में 100% सच बोलने वाला गवाहदार मैंने नहीं देखा। आप में से कोई होगा तो हाथ ऊपर कर देंगे, तो मैं उसको बम्बई में ले जाके म्यूजियम में रखना चाहता हूँ, ताकि मेरी नाती तो देख सके। ये जो प्रतिपक्षीय ब्रिटिशों से उधार में ली हुई न्याय प्रणाली हुई, इस न्याय प्रणाली में निर्णय प्रणाली तो आ गई लेकिन न्याय प्रणाली नहीं आई। इसको बदलने की जरूरत थी, आमूलाग्र बदलने की जरूरत थी। 15 अगस्त के बाद झंडा बदला, राष्ट्रगीत बदला, उसी समय इस प्रक्रिया को भी बदलने की जरूरत थी। और उस समय बदल दे तो ये बदल भी जाती, लेकिन अब तो इतना समय बीत गया कि ये बदले गई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं। मैं अब 87 ईयर्स का तो हो गया, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। औसत उम्र हमारे यहाँ 60 और 65 के बीच चलती है। इसका मतलब है किसी नौजवान आदमी के, व्यक्ति के और नौजवान लड़के के उम्र के 10-12 साल छोड़ के जी रहा हूँ। मुझे मेरे लड़कों की भी फिक्र नहीं। एक तो हाईकोर्ट जज है, दूसरा वकालत करता है, लड़की डॉक्टर है। मेरी नातियों की मुझे बहुत फिक्र है। अब मैं ग्रेट ग्रैंडफादर बन गया, परपोती है, उसकी बहुत फिक्र है। वो लंदन से आई थी, उसके पिताजी वहाँ पढ़ते हैं तो डॉक्टरी का। 15 दिन मेरे साथ बम्बई में रही। मैं नरीमन पॉइंट इलाके में रहता हूँ बम्बई में। आपसे क्या कहूँ, मैं जब 15 दिन में उसको चिड़िया नहीं दिखा सका। बम्बई में चिड़िया नहीं दिखती। कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल्स के उपयोग के कारण नहीं दिखती, लेकिन एक सामान्य नागरिक ने मुझे समझाया कि चिड़िया की मुश्किल यह है कि चिड़िया झाड़ पर घोंसला नहीं बांधती, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके अंडे कौवे खा जाएगा। वो घर में बांधती है। अब जिस तरह के घर आपने बांधे हैं, उन घर में कौन सी चिड़िया को कौन सी कोना मिलेगा जहां वो घोंसला बांध सकेगी। इसलिए बम्बई में तो चिड़िया नहीं दिखती। उस मेरे परपोती के नसीब में कौवियों की और चिड़ियों की कहानियां खत्म हो गई। आपको इसको सोचना पड़ेगा, और हम नहीं सोचेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। आज मैं आपके सामने यहाँ हूँ, नाना जी के बारे में बोलने की बात है, विवाद की भी बात है। विनोबा जी ने आगे मुझे कहा था कि न्याय प्रणाली और निर्णय प्रणाली तो मुश्किल है, उनका शब्द था समाधान प्रणाली।
इसको समझ लीजिए। आज के प्रणाली में जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता ही। दो व्यक्ति झगड़ा करेंगे तो पुलिस एक को पकड़ेगी, अदालत में पेश करेगी, अदालत सजा भी करेंगे, लेकिन दो पड़ोसी साथ में सुख से जिए, ये कौन सा कानून कर सकता है? ये तो कानून कर ही नहीं सकता। और समाज तो तब तक नहीं चलेगा जब तक सामाजिकता नहीं चलेगी। जब मेरे बचपन में मैंने देहात देखे तो था, हर घर रिश्ते से जुड़ा हुआ था, हर पड़ोसी काका मासी हुआ करती थी, मुसलमान होगा तो मामू हुआ करता था। ये कैसा रिश्ता था मैं नहीं जानता। मेरे पिताजी के सारे मित्र मेरे चाचा थे, उनके पत्नियों को मैं मासी कहता था। ये जो रिलेशनशिप थी ये कहीं गुम हो गई है। बंबई से आया हूं, बंबई में नेबरहुड विदाउट रिलेशनशिप है। हम पड़ोस में रहते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते। नागपुर से गया था 78 में। प्रभाकर जी आपको बताएंगे, हम नागपुर वालों की बुरी आदत है, हम दूध का दही मांगने के लिए पड़ोस में जामन मांगने पहुंच जाते थे। वैसा यहां भी गया, पता लगा कि बंबई की संस्कृति नहीं है। फिर मेरे घर में रेफ्रिजरेटर आया, जामन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बता दूं, हाँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं उसमें सिर्फ हाईकोर्ट जजेस रहती हैं, निवृत्त हैं या विद्यमान हैं। हम एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, साथ में नहीं रहते। हमारे पड़ोस और पड़ोस का साथ सारा ये रेफ्रिजरेटर में फ्रीज हो गया है। ये फ्रोजन रिलेशनशिप जहां होती है ना, वहां समाज नहीं बनता। कम्युनिकेशन नहीं होता तो कम्युनिटी नहीं बनती। और आजादी के बाद नानाजी से लेकर सबका दुख ये था कि हमने किसी देहात के सामाजिक नक्शे को नहीं बदला है। जाति निहाय मोहल्ले हैं, जाति निहाय प्रणाली भी है। हम एक दूसरे के पड़ोस में रहे लेकिन साथ में नहीं रहे। और अगर ये साथ में रहना नहीं होगा तो कम्युनिटी नहीं होती, समाज नहीं बनता। बंबई को लोग कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली को भी कहते हैं। सोच लीजिए है क्या? अगर होती तो गुजरात से आने वाला हर व्यक्ति घाटकोपर और कपाड़ा में क्यों जाता? उत्तर प्रदेश से आने वाला आदमी जोगेश्वर में क्यों जाता? दक्षिण से आने वाला आदमी चेंबूर और माटुंगा में क्यों जाता? महाराष्ट्र से आने वाला हर व्यक्ति दादर और गिरगांव में क्यों जाता? ये पॉकेट्स हैं, ये सहजीवन नहीं है, ये कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। और जब तक सहजीवन नहीं होगा, आप मान लीजिए कि किसी न्याय प्रणाली का और किसी विवाद समाप्त होने का ताकत नहीं होगी। विनोबा जी ने तो बहुत मजाक में मुझे कहा कि पुराना हमारा जो विवाद सुलझाने का तरीका था, पंच परमेश्वर चलते थे, अब तुम्हारा नया तरीका आया। कभी अकेला परमेश्वर होता है, कभी 2 जजों का परमेश्वर होता है, कभी 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, लेकिन ये एक भी विवाद को सुलझा कर लोग को समाधान दे सके ऐसा तो प्रणाली बनी नहीं। विवाद समाप्त करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। विवाद पैदा होने के बाद सुलझाने का तरीका एक, लेकिन विवाद पैदा ही न हो ऐसा समाज निर्माण करने की वृत्ति। नानाजी ने सोचा था कि विवाद पैदा ही नहीं होगा, ऐसी मैं सोचूंगा, इस तरीके से चलूंगा, लेकिन नहीं बन पाया। मेरा दुख बता दूं आपको, जितना मैं नानाजी को जानता हूं, दीनदयाल जी को जानता हूं, इन 2 व्यक्तियों को मेरे देश ने नहीं जाना है। ये कौन थे ये नहीं जान पाए। आपसे कह दूं, हिंदी के कवि ने कहा है, किसी को न पता चला इनके कद का अंदाजा, जो आसमान थे लेकिन सिर झुका के चलते थे। इस व्यक्ति के बारे में आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं। नानाजी की खासियत थी, ये सत्ताकांक्षी भी नहीं थे और सत्ताधारी भी नहीं थे।
सत्ताधारी और सत्ताकांक्षी समाज सुधारते नहीं, समाज बिगाड़ते। हमारा देश कौन समय किसने सुधारा, किसने प्रस्तावित किया? संतों ने किया ना, साहित्यकारों ने किया ना। कौन से पद पर थे? जब मैंने जिंदगी में कुछ गलतियां की तो एक की थी कि कॉलेज के था तब कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा हो गया। आप मेरे पिताजी को जानते थे, उनका आशीर्वाद लेने गया। पूछा उन्होंने इस झंझट में क्यों पड़ी? तो मैंने कहा आप ही तो कहते हैं ना अच्छे लोगों ने सामने आना चाहिए। उन्होंने पूछा तुम अच्छे हो किसने तय किया? मैंने कहा कोई दूसरा कहता नहीं इसलिए मैंने ही तय किया। आकर मैं पूछा बेटा इस देश में राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक कितने पद होंगे? 1949 की बात आपसे कर रहा हूँ। मैंने कहा दादा 5-10 लाख तो होंगे। फिर पूछा इस देश का काम ठीक चलना चाहिए इसलिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा इतना बड़ा देश है 25-1 लाख लोग तो लोग नहीं। तब उन्होंने कहा बेटा जो किसी पद पर नहीं रहते लेकिन समाज का काम करते हैं उस मूर्खों के लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए। और कहा ऐसे 2 मूर्ख अपने बीच में हैं। मैंने कहा कौन है? तो कहे महात्मा गांधी जो सबसे बड़ा महामूर्ख है, कोई पद पर नहीं। और आपसे पूछता हूं कि दूसरे क्रांति का लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन से पद पर था? जो पद पर नहीं होते ना और समाज का काम करते हैं ना वो ही समाज को सुधारते हैं। और नानाजी उसमें से एक थे। चित्रकूट की बात आप कर रहे हैं, रामराज की बात हम कर रहे हैं। अब चुनाव चल रहा है। विनोबा जी का शब्द था चुनाव लड़ना भूलो, चुनाव खेलना सीखो। इसको फर्क को समझ लीजिए। खेल में जो प्रतिस्पर्धी होती है टीम ना वो अभी आपकी प्लेमेट होती है, साथ खेलते हैं। उसमें हार जीत नहीं होती, मैच होती है। नामोहिन हरम कोई नहीं होता, अल्प यशस्वी जरूर होते हैं बाद में यशस्वी होने के लिए। तब उन्होंने शब्द कहा था कि खेलना सीखो। अब चित्रकूट की बात है। चित्रकूट मेरे लिए अहम है 2 कारण से। नानाजी की जगह है, राम की भी जगह है और श्री दत्त की भी जगह है और धर्माधिकारियों का कुलदैवत श्री दत्त है। रामराज की भावना को जो हमको समझाया गया और जो मेरे पिताजी से मैंने समझा उसको जरा ध्यान में रख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों का सिंहासन पर अधिकार था। जिसका सबसे अधिकार था बड़ा और रामचंद्र अपने पिताजी ने गफलत में सौतीली माँ को जो वचन दिया था उसके पूर्ति के लिए वनवास चला जाता है। जिस भरत के लिए ये सारा बनता है वो भरत अपनी माँ की भर्त्सना करके वनवास में जाकर रामचंद्र जी से कहता है कि आपका अधिकार है, वापस आना चाहिए। नहीं आती तो पादुकाएं लेके आता है। सिंहासन पर पादुका रखकर उसका पादुका का प्रतिनिधि करके राज करता है। जिस समाज में और जिसमें हकदार उम्मीदवार नहीं होते न वो रामराज होता है, और जिसमें सारे हकदार या जो हकदार भी नहीं है वो भी उम्मीदवार होते हैं न वो रामराज होता है। उसको हमने नहीं समझा। उम्मीदवारी को हमने लोकतंत्र माना। लोकतंत्र में अगर उम्मीदवारी को आप मानेंगे लोकतंत्र तो यह नहीं चलने वाला है। इसलिए स्वराज शब्द का इस्तेमाल कर जब किया तब ग्राम स्वराज की बात कही, विवाद खत्म होने की बात कही, एक दूसरे के साथ में रहने की बात की। ये भी क्योंकि थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास भाषण में कम है, संवाद में ज्यादा है। मेरे मन की चीज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि 87 ईयर्स का हो गया हूं। ऐसा लगता है कि जहां भी जाऊंगा शायद आखिरी मुलाकात हो सकती है। कुछ तो रखूं आपके सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा समाज है जो जातियों में बिखरा हुआ होता है वो समाज होता है?
माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तब आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपसे कहता हूँ हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश में, क्योंकि ये कम्युनिटी नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी तो चाहिए, जो जातियों में बिखरी हुई होगी और जातियां ही जिसमें असलियत होगी और धर्म यानी जातियों की जोड़ होगा, उसमें कम्युनिटी कैसे निर्माण होती है। मेरे यहाँ हर नर्स केरल की क्रिश्चियनी क्यों होती है? क्योंकि जहां छुआछूत होगी वहां कौन हाथ लगाएगा, कौन नर्स करेगा, कौन सेवा करेगा। हमने जातीयता के भरोसे पर जो पाला और जो पॉकेट एडिशंस बन के रही, उसमें हमारा समाज कम्युनिटी निर्माण नहीं हुई। कम्युनिटी के तौर पर हिंदू धर्म ने भूत दया और मूर्ति पूजा को हम माना। हम बीच में मनुष्य सेवा को नहीं मान सके क्योंकि हम जातियों में बिखरे हुए थे। मनुष्य सेवा की असल में पहली नींव किसी ने रखी होगी तो वो स्वामी विवेकानंद ने रखी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में गांधी ने रखी। विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सा बात है। इतवार के दिन सुबह घूमने निकले थे, वही कपड़े थे, कम से कम दर्जी का हाथ लगा था जिसको, सिए हुए नहीं थे। जाते समय एक कपल चर्च में जा रहे थे, मियाँ बीबी, मैडम और मिस्टर। उस मैडम ने अपने पति से कहा कि ही डज नॉट लुक लाइक ए जेंटलमैन, यह आदमी शरीफ नहीं लगता कपड़ों पर। सुना विवेकानंद जी पीछे आए और मैडम से कहा कि मैडम, this is the only difference between your country and my country. In your country, tailor makes the gentleman. In my country, character makes the gentleman. छोटी सी चीज थी, लेकिन ये छोटी सी चीज में से मनुष्य सेवा हमारे साथ जुड़ी, जो नहीं थी धर्म का हिस्सा। क्रिश्चियन धर्म का हिस्सा मनुष्य सेवा से ही मोक्ष था। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने उस तरह कैसे काम किया। उस तरफ जिन लोगों ने आगे विवेकानंद जी के बाद कदम रखे, उनमें आधुनिक काल में मैं नानाजी और दीनदयाल जी का नाम लेता हूँ, जिन्होंने इस समाज को समाज बनाने की कोशिश की। इंसान जब पाषाण युग से गृहस्थ बना, वो तो जमीन को लेकर बनाना, गृहस्थी जमीन से बनी। इसलिए हम तो वाक्य इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया कल्चर इज एग्रीकल्चर। देहात भगवान ने बनाए थे, शहर इंसान ने बनाए। गांधी ने जब वकील, डॉक्टर, इतना ही नहीं तो रेलगाड़ी का भी जब विरोध किया था हिंद स्वराज में, पूछा गया कैसे होगा और आप क्यों कह रहे हैं? तो कहा रेलगाड़ी से अगर गति बढ़ेगी और गति बढ़ने से अगर उसके साथ में आने वाली चीजें बढ़ेगी तो देहात खाली होंगे और शहर बढ़ेंगे। भारत की सारी संस्कृति शहरों में आएगी और शहरों में नेबरहुड विदाउट रिलेशनशिप बनेगा। इसलिए शहरीकरण बढ़ना नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए गति की तरफ मत जाइए। जैसे मैं कल एक प्लेन से आया, उसके पहले जबलपुर गया था, छोटा प्लेन था, जाने लग गया तो मेरी नातिन थे, वो कहने लगे क्यों बैलगाड़ी से जा रहे हो क्या? कितनी स्पीड से जाना है? 100 साल की उम्र में 25 ही सालों में सब खत्म करना है तो 75 साल का डूडू करते जिएंगे। हम किस तरह से जीना चाहते हैं, कौन सा समाज चाहते हैं? आपसे मैं बहुत नम्रता से पूछ रहा हूँ, मेरी परपोती के लिए पूछ रहा हूँ, आप कौन सा समाज चाहते हैं? 15 साल की उम्र में 42 के आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया, सारे स्कूलों से मेरा टिकट हो गया था। लोगों ने पूछा कि आज़ादी मिलेगी तो क्या होगा? मैंने कहा कम से कम इतना तो होगा कि जरूरतमंद को चीज मिलेगी, सिर्फ खरीदार को नहीं मिलेगी, इतना तो फर्क पड़ेगा। 78 में नागपुर से बंबई आया, आंख की बीमारी चल रही थी, मेरे यहाँ तो कोई बीमार नहीं था। सरकारी डॉक्टर आया, हाईकोर्ट जज था, कहने लग गया साहब दवाइयों का स्टॉक कम है, आपके घर में दवा बीमारी आ सकती है, दवा खरीद के रख लीजिए। जेब में पैसे थे, घर में रेफ्रिजरेटर था, मैंने दवा खरीदी। परिणाम क्या हुआ?
जो मेरे घर में बीमारी नहीं थी वहां दवा थी, और जो झोपड़पट्टी में बीमारी थी वहां दवा नहीं थी, क्योंकि मेरे देश में दवा बीमार को नहीं मिलती, दवा पैसे वाले खरीदार को मिलती है। जरूरतमंद को चीज नहीं मिलेगी, ऐसा समाज हम चाहते थे। स्वराज का मतलब क्या ये होगा कि मनी पावर, मसल पावर, माफिया पावर, अब बुरा न माने तो मीडिया पावर ज्यादा पावरफुल होगा। राज कानून का चाहिए हम कहते हैं ना। आपसे पूछता हूं, आपके मन में कानून पालने वाले के बारे में प्रतिष्ठा है कि कानून जो तोड़ने की जिसमें क्षमता है उसके बारे में? मैं वकालत करता था, 15 साल वकालत की। मेरे एक साथी पटना में वकालत करते थे, हम मिले। आने के बाद उन्होंने पूछा कि पटना 15 साल से वकालत करते हो तो नागपुर में कितनी प्रतिष्ठा है तुम्हारी सर? मैंने कहा प्रतिष्ठा गिनने का कोई थर्मामीटर तो नहीं। मुझे क्या लगा, मैंने उससे पूछा तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है, तुम भी तो 15 साल वकालत कर रहे हो। 2 मिनट रुका और कहने लगा, कहना तो कठिन है लेकिन इतना तुमसे कह सकता हूँ कि रात में मेरी कार में बत्ती भी नहीं होगी तो भी मैं पूरा पाटना शहर घूम के आ गया तो भी पुलिस वाला मुझे नहीं पकड़ेगा, इतनी मेरी प्रतिष्ठा है। कानून तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा जहाँ होती है और कानून पालने वाले अप्रतिष्ठित पाने जाते हैं, उस समाज में कानून का राज चलता है। आप चाहते हैं कानून का राज? आप अपनी तरफ निर्णय होता है तो न्याय हुआ कहते हैं, खिलाफ निर्णय हुआ तो अन्याय हुआ कहते हैं। आपकी न्याय की व्याख्या क्या है, विवाद की व्याख्या क्या है? जरा जज से इसको सोचिए। ऊपरी विवाद के दिए नहीं मैं कह रहा हूं, विवाद तो सुलझाने की बात कर रहे हैं। नानाजी ने भी कुछ इंतजाम किया लेकिन विवाद उपस्थिति नहीं होगी, ऐसा समाज की बात आप क्यों नहीं कर रहे? ऐसा समाज प्रस्तावित करने की बात आप क्यों नहीं कर रहे? वो तो स्वराज की बात थी ना। गांधी ने भी इंडिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, स्वतंत्रता का नहीं किया। इसलिए हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली लेकिन स्वराज मिला, प्रस्तावित हुआ। जो स्वराज ग्राम तक ले जाने की नानाजी की भूमिका थी। ये स्वराज कब जाएगा? एक बहुत अच्छी चीज गांधी ने लिख के रखी है कि टॉप बॉटम, जिसको मटके के ऊपर मटका रखकर हम कहते हैं कि ऊपर के मटके से नीचे के मटके तक पानी आएगा, वैसा प्लानिंग होगा। क्योंकि अनुभव ये है कि ऊपर के मटके का पानी नीचे आते आते तक बीच में ही कहीं गुम हो जाता है। भूदान आंदोलन में जब विनोबा जी नागपुर आए थे, उदाहरण दिया, पौनार आश्रम में बगीचा बना, एक नहर भी बनी। नहर से पानी धार तक नहीं आता था, एक प्रॉब्लम आ गया। अब विनोबा जी का आश्रम का प्रॉब्लम था, इसलिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, दिल्ली से आए, बम्बई से आए, देखा, मुआवजा किया और कहा कि ये नहर तो साइंटिफिकली परफेक्ट खुदा हुआ है, इसमें तो कोई ऐब नहीं है। इसके बाद में भी पानी नहीं आता होगा तो पानी का दोष होना चाहिए, क्योंकि किसी का किसी ना दोष है ये बताए इसका तो एक्सपर्ट होता नहीं। एक काश्तकार था, कहने लगा बाबा ये पानी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? तो कहे ये सारा नहर चढ़ाव पर खुदी हुई है और यह नहर के नीचे एक तवा है, मराठी में वहाँ हमारे विदर्भ में उसको तवा कहते हैं कि जो जमीन का नीचे का खतरा है वो तवा है। तो परिणाम यह होता है कि ये नहर में से पानी ऊपर जाते जाते ये नहर ही पूरा पानी पी लेता है और धार तक कुछ पहुँचता ही नहीं। और फिर मुख्यमंत्री की तरफ देखकर विनोबा जी ने कहा था कि सारी पंचवार्षिक योजनाओं का ऐसा ही हुआ, जो दिल्ली से देहात तक पहुँचने के लिए बनी और जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चैनल्स बने, वो चैनल से इतना पानी पी जाते हैं कि देहात तक कुछ पहुंचता ही नहीं। इसलिए गांधी ने कहा था कि प्लानिंग कैसे होगा कि पानी में पत्थर डालो तो एक छोटा सर्कल बनता है, उसमें से बड़ा निकलता है, उसमें से बड़ा निकलता है और फिर बड़ा बड़ा निकलता है। देहात से शुरू होगा, तहसील तक जाएगा, जिले तक जाएगा, प्रांत तक जाएगा और बाद में केंद्र तक जाएगा। इस तरह के फैले हुए पानी के पहले के प्रवाह की तरफ योजना बनेगी, जो योजना नानाजी के सारी योजनाओं का मूल है।
इसको हमने समझ लेने की जरूरत है। एक बार और कहा था, हमने जो न्याय प्रणाली प्रस्तावित की जिससे विवाद हम खत्म करना चाहते हैं, ये हमने आयात की इंपोर्टेड है। और इनोवाजी की तो आदत आपको मालूम है, वो कह रहे थे ये इंपोर्टेड न्याय प्रणाली को पहले एक्सपोर्ट कर रहा हो। मैंने उससे कहा कैसे करेंगे हम, हमारी आदत तो ऐसी हो गई है कि हमको इंपोर्टेड गुड्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंपोर्टेड नहीं होगे तो नहीं समझते। मैंने कहा नानाजी के अगर बारे में प्रतिष्ठा अमेरिका, गांधी विनोबा की प्रतिष्ठा अमेरिका ब्रिटेन में पहले थे प्रस्तावित अगर हो गई और वहाँ से हमारे यहाँ बाद में अगर आई तो इम्पोर्टेड आइडिया हमको अच्छी लगेगी। जैसे फ्रांस में हमारा एक मित्र है जिसने गांधी इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया, कहने लग गया गांधी के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए पोस्ट कार्ड भेज दीजिए, भेज दूंगा। अच्छा लगा, मणिभवन में बात कर रहे थे। बाद में कहने लगा धर्माधिकारी जब हमने तय किया कि गांधी को बर्लिन में हम इस्टेब्लिश करेंगे, फिर भारत में एक्सपोर्ट करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप इंपोर्टेड गुड्स ही पसंद करते हैं। नाना जी के काम का भी मूल्यमापन आप स्वदेशी की भूमिका से नहीं कर पा रहे। स्वदेशी वस्तु नहीं होती, भावना होती। खादी वस्तु नहीं थी, आंदोलन में खादी से इस देश की इज्जत झक जाती थी। मैं आपसे पूछता हूं सबसे, यहाँ हम उपस्थित हैं, पिछले हफ्ते मैं जापान में था, बहुत बड़ी दुकान में गया। मैंने किसी जापानी को मेड इन जापान चीज नहीं है वो खरीदते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा दूसरी चीज अच्छी है क्यों नहीं देते, नहीं कहे। हमारे गांव हमारे देश में जो बनती है चीज वही देते हैं, क्योंकि हमारे देश में अगर हमारी चीज हम खरीदते हैं तो हमारे देश का मार्केट तो गारंटीड हो गया ना। जो खादी में था, भवानी प्रसन्न मिश्र ने जब लिखा कि काते सो पहने और पहने सो काते, ये जो गांधी का वाक्य आगे बढ़ाया, अरे दो सूट काटो, 4 दाने उपजाओ, रोज खाते पहनते हो, कभी शर्म तो खाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खादी को भूल जाइए। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल किले पर से भाषण किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस देश में खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में 55 लाख लोगों को रोजी रोटी मिलती है। हिसाब किया तो सर्टिफिकेट कहता है कि हर व्यक्ति अगर पूरे संपूर्ण 2 पोशाक साल में खादी के खरीद कर पहनता है तो 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी मिलती है। मैं अटल बिहारी की बात कर रहा हूं, गांधी की नहीं कर रहा हूं। कौन सा मल्टीपर्पज कंपनी आपको दे सकती? ऑटोमेशन की तरफ जाने वाले आदमी इंसानों पर विश्वास नहीं रख रहे क्योंकि मशीन स्ट्राइक नहीं करती, मशीन काम के घंटे नहीं मांगती, मशीन तनख्वाह बढ़ाने को नहीं मांगती। व्यक्तियों का रिप्लेसमेंट मशीनों से होगा। गांव में स्वावलंबन की बात जब नानाजी ने की थी, स्वावलंबन का मतलब आप समझ लीजिए ग्रामोद्योग खत्म हो गए, गृहोद्योग खत्म हो गए। ग्रामोद्योग खत्म हो जाएंगे, गृहोद्योग खत्म हो जाएगा, घर में बनने वाली मिर्ची और मसाला घर में भी नहीं बनेगी तो क्या होगा? जिस भरोसे पर यह देश चलता था, जिस भरोसे देहात का अर्थशास्त्र चलता था, वो कहाँ गया? आपको बुरा न लगे तो कहूं, आज का आपका अर्थशास्त्र अनर्थ शास्त्र है, व्यर्थ शास्त्र है, स्वार्थ शास्त्र है, और बुरा न लगे तो विपत्ति शास्त्र है। इसको भी समझा देता हूं। वकालत करता था तब मेरे एक पुराने मित्र स्कूल का आया और कहने लगा कि इस साल घर में शाम को सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, प्रसाद लेने आपको आना है। मैंने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? तो कहने पिताजी का व्यवसाय अच्छा चला, मुनाफा अच्छा हुआ, तो सोचा भगवान का हिस्सा भगवान को दे देना चाहिए। मैंने यूं ही पूछा, बेटा तुम्हारा पिताजी का व्यवसाय क्या है? कहने लगे हम गरीब लोग हैं, शमशान में लकड़े बेचने का उनका व्यवसाय है। मैंने कहा इसका मतलब ऐसा हुआ कि नागपुर के लोग ज्यादा मरे?
इसलिए तुम्हारे पिताजी का लकड़े ज्यादा बिके गए, इसलिए तुमको मुनाफा हुआ, और इसलिए तुम सत्यनारायण की कथा करोगे और उसका प्रसाद खाने में आऊंगा। मेरा दिल नहीं मान रहा थे। कहने लगे ठीक है, हमारे व्यापार के बारे में कहे। अरे वकील सत्यनारायण करेगा तो क्या मतलब हुआ? गुनाह बढ़े, मियाँ बीबी के झगड़े बढ़े, इसलिए वकील का धंधा अच्छा चला, उसको पैसे मिले इसलिए वो सत्यनारायण करेगा। दिल्ली के बड़े डॉक्टर ने सत्यनारायण किया कि धंधा अच्छा चला तो क्या मतलब हुआ? बीमारी बढ़ी इसलिए पैसे मिले, इसलिए उसका सत्यनारायण हुआ। मित्रों, संकट और विपत्तियों पर जीने वाले व्यवसायों को जिस देश में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है खेती और मजदूर से, वो देश नानाजी का भी देश नहीं और गांधी का भी देश नहीं। आपको समझ लेना चाहिए, विपत्ति के शास्त्र है ना। जब गांधी ने लिखा हिंद स्वराज में कि मेरे स्वराज में डॉक्टर नहीं रहेगा, वकील नहीं रहेगा, पूछा क्यों नहीं रहेगा? कहेंगे कोई बीमार नहीं करेगा, कोई शुभ अन्याय नहीं होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 25 साल बाद जब कहा इतना लिखने के बावजूद तो जमाना नहीं बदला, तो कहे मैं विचार मेरा नहीं बदलूंगा, लेकिन उसको नेसेसरी ईविल करूंगा। अब यह मुश्किल हमारी ये हो गई कि अब ईविल शब्द को भूल गए और नेसेसरी शब्दों को पकड़ के रखे। तो ये नेसेसरी हो गया। ये समाज में सचमुच नेसेसरी है क्या? इसको कभी हमने सोचा है क्या? इसको हमने नहीं सोचा, इसलिए ग्राम स्वराज की तरफ जिस तरह नानाजी कदम रखना चाहते थे, वो सारी संकल्पना को हम नहीं समझ पाए। मित्रों, आपसे कहने को आया हूं मैं, लकीर के फकीर मत बनिए। इस व्यक्ति ने जो तत्वज्ञान आपके सामने रखा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये वटसावित्री का व्रत नहीं है कि तुम झाड़ की पूजा कर उसको सूद बांध दोगे तो पति से तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। वैसा होने की वाली चीज नहीं है। ये बुनियादी चीजें हैं, इस देश के सामने की चीजें। दिल्ली में सारे देहात के लोग क्यों आ रहे? मैं कौसानी में गया था, बीच में रास्ते में रुका, क्योंकि एक कुटिया में बुढ़िया और उसकी बहू बहुत अच्छा पोटैटो चिप्स बना रही थी आलू के, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उधर आलू ही पकता है और सारे नौजवान लोग तो आपके इधर यहाँ बम्बई दिल्ली और कहीं नौकरी को आ जाते, सिर्फ घोड़े रखते हैं। मैं लाया गए थे, मैं गया लेने, मुझे अच्छा लगा तो पूछा उस बहू से कि व्यवसाय कैसे चल रहा है? कहने लगे सब अच्छा नहीं चल रहा है, ये अंकल चिप्स आ गया ना तब से जरा बिगड़ गया है। लेकिन उसकी सास थी, उसने मुझे समझाया, साहब उसका हमको बुरा नहीं लगता, हमको बुरा ये लगता है कि यहाँ जितने नौजवान आते हैं पर्यटक करके, इनको ताज़ा अन्न खाने की आदत ही नहीं रही। ये अंकल चिप्स खाते हैं, जिस अंकल चिप के पैकेट में 10 चिप्स होती है और बाकी तो हवाई होती है ना, इनको हवाई खाने की आदत होती है। आप अपने घरों में देखिए, आपके घर फूट रहे हैं। मैं आपसे कहूं, 2 कमरे में लड़के एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। कहां संपर्क, कहां रिश्तेदारी रही? ये सब टूट जाएगा तो क्या होगा? परिवार कैसे बनते हैं? कभी आपने सोचा? परिवार के शब्द की व्याख्या विश्व कुटुंब की बात जब नानाजी ने कही थी, तब आपने कभी सोचा? अरे मियाँ बीबी का तो संसार होता है ना, परिवार तो नहीं होता। उससे जब बाकी के रिश्ते वाले आ जाते हैं, सास ससुर से लेकर ननद भी आ जाती है, तब शुरुआत होती है। इसमें भी पूरा हुआ नहीं होता। स्वायत्त माने हुए रिश्ते हैं हमारी हर देश में, और ये माने हुए रिश्ते ज्यादा ताकतवर है क्योंकि हमारे चुने हुए हैं, इसलिए स्वायत्त होते। उनसे भी पेट नहीं भरता, तब ऐसा लगता है कि नहीं, एक प्राणी होना चाहिए। पहले गाय थी, अब कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन एक प्राणी तो चाहिए। उससे पेट नहीं भरता तो लगता है नहीं, बगीचा होना चाहिए। हम मेरे बम्बई के घर में जगह नहीं है, इसलिए एक ही तुलसी का झाड़ है गैलरी में, जो सबसे ज्यादा प्राणवायु देता है। लेकिन वनस्पति, प्राणी, माने हुए रिश्ते और खून के रिश्ते, ये जब एक साथ रहते हैं ना, तब परिवार बनता है। ऐसे कितने परिवार दिल्ली में बचे?
बताइए। देहात में बचे, बताइए। पारिवारिक और कौटुंबिक भावना सबसे बड़ी भूमिका है जो ग्राम स्वराज की बुनियाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी माँ होती है, बीवी होती है, परिवार में काम के घंटे होते हैं क्या? मिनिमम वेजेस होता है क्या? ऐसा कोई कानून है क्या कि अगर बच्चे का और या नाती का खाने से पेट भर जाता है और उसके चेहरे पर खुशी दिखती है तो उसकी माँ आपका पेट अपने आप भर जाता है? ये कहाँ है, कहाँ लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? कानून मदद करता है, कानून पूरा रास्ता खोल देता है, लेकिन उस रास्ते से जाने की प्रेरणा तो नहीं देता। प्रेरणा कहाँ मिलती है? काम में से मिलती, रिश्तों में से मिलती। दिल्ली में कितने रिश्ते हैं बताइए आप लोगों में? आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं खुलकर बात करने वाला हूँ। और मैंने ऐसा मान लिया है कि न्यायमूर्ति और धर्माधिकारी भी सच नहीं बोलेगा तो इस देश में कोई सच नहीं बोलेगा। इसलिए आपसे मैं सच के भूमिका पर, मेरे अनुभव की भूमिका पर आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे पूछता हूँ, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोलते हैं ना, और सुनता हूँ, देहातों में भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? जब आचार्य कृपलानी ने पहली बार कहा था कि पैसे खाने वाले से पैसा खिलाने वाला भ्रष्टाचारी का बाप ज्यादा पापी होता है। आप हाथ मत ऊपर कीजिए, अपने छाती पर हाथ रखकर बताइए, आपने जिंदगी में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है आज तक? संपूर्ण क्रांति के समय जब नानाजी और जयप्रकाश नारायण ने हमसे सवाल पूछे थे कि हमने पूछा था हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो कहने लगे मार्क्स बढ़ाने के लिए रिश्वत देना बंद कर दो, धमकी देना बंद कर दो। और बहुत बड़ी बात कही थी हमसे कि मैंने कहा हम है क्या विद्यार्थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहने लगे जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है वो तो बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है ना, तुम्हारा तो पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है, इसलिए वंशम परंपरागत जो प्रॉपर्टी तुम्हें उसमें से मिलनी पहले वाली है उतनी हम मुझे दे दो। हम सब भाग गए। कहा क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा, सिर्फ जन्म हुआ है ना, एक्सीडेंट बायोलॉजिकल। मैं तो बहुत को इसमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो मुझे डर लगता है कि सारी चीज बिखर जाएगी। आज भी मैं दो ही संस्कृति मानता हूँ, मैं पौरात्य नहीं मानता हूँ, भारतीय नहीं मानता हूँ, एक त्याग पर आधारित और भोग पर आधारित दो ही संस्कृति को मानता हूँ। मैं जापान में था 15 दिन पहले, एक वहां का ब्रेन ट्रस्ट था, उनका कंक्लूजन का रिपोर्ट आया। पहला फाइंडिंग था वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ब्रेन्स, हम कृत्रिम दिमाग बना रहे हैं। समझ में नहीं आया, पूछा, कहने लग गया। मैंने कहा क्या मतलब है? तो कहा कैलकुलेटर से शुरू किया था, आगे में कंप्यूटर आए, अब ऑल इन वन करके मोबाइल आ गया। हमारी कोशिश यह है कि भारत के लोगों को उनके बुद्धि का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी इच्छा है। और हम कोई मॉडल 6 महीने के ऊपर चले ऐसा हम बना नहीं पाते, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं, हमारा चल रहा चाहिए। दूसरा कंक्लूजन था वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल नीड्स, हम कृत्रिम जरूरतें पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी नहीं समझ में आया। पूछा तुम्हारे शरीर के मिडिल क्लास फैमिली में माइक्रोवेव नीड थी, वॉशिंग मशीन नीड थी, हमने पैदा की। तो मैंने कहा आपने नीड पैदा की कि ग्रीड पैदा की? क्योंकि आपकी ग्रीड ही हमारी नीड है जिसके भरोसे हम जीना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, नानाजी के जीवन में नीड बेस्ड लाइफ जो था वो हमने अख्तियार किया है? जरूरत पर जीने वाले लोग जो रहते हैं और जिनकी कम से कम जरूरत होती है वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होती। आपसे लिख के देता, लेकिन हमने वो भी नहीं पाला। विवाद न हो अगर ये भूमिका होगी तो समाज का जो स्तर होगा, समाज का निर्माण होगा, उसकी भूमिका क्या होगी? इज्जत किसकी होगी? रामदास स्वामी के झोली में शिवाजी महाराज ने संपूर्ण स्वराज्य उनका राज डाल दिया था तो ढूंढ के भी नहीं देखा था। इज्जत किसकी रहेगी? हमने राजाओं की इज्जत मानी, किसकी मानी?
अकबर के जमाने में तुलसीदास हुआ था करके किसी ने कहा, तो विनोबानी जी ने कहा था कि इतिहास लिखाना तो सीखो। क्यों नहीं कहते कि तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ था? क्योंकि अकबर को तो लोग भूल गए और तुलसीदास तो रामचरित्र के साथ घर घर में पहुंच गया। किसका जमाना होता है, किसका इतिहास होता है? जमाना नाना जी का रहेगा कि बाकी सत्ताधारियों का होगा, इसको तय करना पड़ेगा आपको। नहीं तो क्या होगा कि हम आगे जाने वाले मुश्किल में फंस जाएंगे। तीसरी चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप संरक्षण की बात बहुत करते हैं, सेवा की बात नहीं करते। सेवा के सिवा संरक्षण होता है? इसको समझ लीजिए। गोरक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गांधी ने या नाना जी ने, गो सेवा कर दिया। जब गो सेवा की बात चली तो गाय के दूध का व्रत देने को लगाया, क्योंकि उस समय हम कभी गाय के दूध का चाय नहीं पीते थे, भैंस का पीते थे। गाय आर्थिक दृष्टि से जी सके इसलिए सेवा करने के लिए व्रत लेने को कहा। हमने सेवा शब्द खो दिया और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और सुरक्षा के रास्ते ढूंढ रहे हैं। निसर्ग का संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात आप करते हैं, पर्यावरण सेवा की तो बात कभी नहीं की आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक ही देश ऐसा है दुनिया में कि जिसके संविधान में लिखा है कि कम से कम किसी भी कारण से एक प्राणी नहीं मारा जाएगा जो गाय का था। ये एक ही देश ऐसा है कि जहाँ झाड़ की पूजा होती, तुलसी की होगी, बड़ की होगी। एक ही देश ऐसा है जिसमें प्राणी की पूजा होती, गाय की। एक ही देश ऐसा है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। एक ही देश ऐसा है जिसको पहाड़ को बाप किया जाता है। निसर्ग के साथ रिश्ता जब निर्माण हुआ वो एक ही देश है और वो रिश्तेदारी भी आप खो बैठे हैं। फिर देहात कहां से बचेगा? देहात ही नहीं बचेगा तो ग्राम स्वराज की बात कैसे करेंगे, ग्रामोद्योग की बात कैसे करेंगे? ये सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, गांधी का नाम छोड़ दीजिए, लाला जी का भी नाम छोड़ दीजिए, दीनदयाल जी का नाम भी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की दृष्टि से तो सोचिए ना। आपके बच्चे तो सारे फास्ट फूड वाले हो गए ना। कौन दिल्ली का है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बंबई का तो मुझे मालूम है। इतवार के दिन शाम को तो खाना ही नहीं पकता किसी घर में, सारे होटल में खाते, घर में खाना ही नहीं पकता। माँ के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हम कहाँ जा रहे हैं? कौन सी संस्कृति हम लेना चाहते हैं और किस तरफ हम कदम रखना चाहते हैं, इसको कभी ना कभी आपको सोचना पड़ेगा। नाना जी ने जब बात की थी तो दो चीजें नाना जी के जीवन की थी, वो आपके सामने रखूंगा। संघर्ष भी था और उसके बाद रचना भी थी। जिन्होंने सिर्फ संघर्ष की बात की और बाद में रचना की बात नहीं की, उनका संघर्ष नपुंसक रह गया। और जो रचना की बात करते और अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात नहीं करते, उनका रचनात्मक कार्यक्रम भी बेकार हो जाता है। ये दोनों का समन्वय नाना जी के जीवन में था, ये दोनों का समन्वय गांधी के जीवन में था। गांधी ने मरने के पहले रचनात्मक कार्यक्रम 18 जो दिए, उसको गुड गवर्नेंस के कार्यक्रम कहा था। हम भूल गए। गुड गवर्नेंस के कार्यक्रम हम रचनात्मक कार्यक्रम से नहीं दिए और रचनात्मक कार्यक्रम को नाना जी ने देहात से जोड़ा। देहात में रचनात्मक कार्यक्रम पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रचनात्मक कार्यक्रम बढ़ेगा तो देहात स्वयं पूर्ण होगा, स्वावलंबी होगा। ये सारी चीजें हमने हमारे जीवन की मूल में जो थी वो भूल गए। जो मूल में नहीं था और वो जो भूलते जा रहे हैं ना, उसमें बहुत मुश्किल हो गई। शायद गालिब का शेर है, बहुत अच्छा कहा, एक खता हम उम्र भर करते रहे, अरे धूल तो चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से चेहरे पर की धूल नहीं जाती। आज मैं आपके सामने आपके चेहरे पर की धूल दिखाने आया हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि धूल निकालने की कोशिश नाना जी ने जो की थी आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में होगा, आप इस तरफ कदम रखना चाहेंगे। ये अगर नहीं होगा तो हम आमूलाग्र परिवर्तन की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सामने समस्याएं बहुत है, उसके तरीके भी हम ढूंढते हैं। आप देख लीजिए,
लेकिन मुश्किल ये हो गया कि हम समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने जो मार्ग खोजे वो मार्ग ही समस्या बन के हमारे सामने आज खड़े हैं। समस्याओं को सुलझाने की तरीके अलग होते हैं, मार्ग अलग होते हैं। ये सुलझाने की हमने कोशिश नहीं की। कौन ऐसा आदमी होगा, मैं पूछता हूं, आत्महत्या की काश्तकार ने क्यों नहीं करेगा? मैं पूछता हूं कौन किस काश्तकार का लड़का काश्तकारी करना चाहता है? आप आंकड़े गिनेंगे तो मैं बताता हूं कि काश्तकारी और खेती में इस देश के हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देने की ताकत है, लेकिन मिट्टी में हाथ कौन डालेगा? मैंने लोगों से पूछा, लड़कों से, क्यों भाई खेती इतनी बड़ी है क्यों नहीं करते? सरकार भाव भी तय कर देगी, माल का भी भाव तय कर देगी। बहुत अच्छा सवाल लड़के ने पूछा। साहब दोनों हो जाएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी? प्रतिष्ठा हमको जिंदगी में कभी मिलेगी क्या? प्रतिष्ठा किसकी होगी? शारीरिक श्रम करने वाले की होगी या बेश्रमों की होगी? और बेश्रमों की प्रतिष्ठा अगर होगी तो शारीरिक श्रम करने की नई पीढ़ी क्यों आएगी? आज भी असली काश्तकार जो होता है, मैं पूछना चाहता हूं, अनाज बोने वाले काश्तकार कितने हैं? पैसे की पैदाश करने वाले हैं, तंबाकू से लेकर सारी चीजों, अनाज बोने वाले मूर्ख ही है ना आपके हिसाब से भी। आपने सारी संस्कृति जो मेरी देहात की थी वो क्यों बदल रहे हैं? अनाज भी आप परदेश से इंपोर्ट करेंगे? पानी का सवाल होगा, अनाज का सवाल होगा, ये सारे सवाल अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल क्या होगी? क्योंकि शिक्षा के तो बारे में आपने भाषण सुना होगा, लेकिन बुनियादी शिक्षण और नई तालीम की जो बात हुई थी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, मुझे बाद में रस्टिकेट कर दिया वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो पढ़ा तब ये भी तो पढ़ा था कि नल का वॉशर अगर खराब हो जाता है तो कैसे चेंज करना। ये भी तो पढ़ा था कि घर में जो छोटी बातें हैं वो कैसे करूँगा, और आगे चलकर बढ़ाता हूँ। मेरी शिक्षा के साथ में गांधी ने सार्वजनिक रास्ते, सार्वजनिक संडास सफाई का भी रास्ता लगा दिया था ना। कह रहा था कि ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू आएगा और दलित के हाथ में, वंचित के हाथ में भगवत गीता जाएगी तो सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी ना। आर्थिक व्यवस्था खत्म करने के लिए और समाप्त करने के लिए गांधी ने हमारे हाथ में खादी दी, जिसमें शरीर और श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाद में सामाजिक विषमता खत्म करने के लिए झाड़ू दिया। ये दोनों विषमताओं को देहात में समाप्त करने का असली कदम नानाजी ने जो रखा वो विवादों को समाप्त करने के लिए रखा, और वो इसलिए रखा कि इसके कारण विवाद नहीं होंगे। विवाद नहीं होंगे तो वकील नहीं लगेगा, न्यायमूर्ति भी नहीं रहेगा। जिस दिन इस देश में वकील और न्यायमूर्ति भूखे मरने लगेंगे, उस देश का मैं स्वप्न देख रहा हूं। हमको क्या जरूरत है? मैं बहुत बड़ी चीज आपके सामने तो रख रहा हूं, लेकिन क्या करूं? शाश्वत मूल्यों को जब तक हम नहीं पकड़ पाते, आप देख लीजिए ना कि सारे धर्मों के शाश्वत मूल्य तो समान है। सत्य, अहिंसा, आप कोई भी धर्म ले लीजिए, बात एक ही हो जाती है। लेकिन गणित का एक सिद्धांत है, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो जितने शाश्वत मूल्य हैं जो समान है, वो कैंसिल होने के बाद जो कर्मकांड बचता है ना, उसको आप धर्म कहते हैं। इसलिए एक फ्रेंच लड़की ने बहुत अच्छा लिखा था कि भारत में हिंदू आदमी पवित्र भावना से गंगा नहाता है, पवित्र भावना से मंदिर में जाकर शिव का दर्शन भी करता है, और आगे का वाक्य है, पवित्र भावना से ही पाप भी करता है। लेकिन सब पवित्र भावना से करता है। हमको थोड़ा सा फाइलें बदलनी पड़ेगी, आमूलाग्र परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। आप लोग हैं, आखिरी चीज आपके सामने रख रहा हूं, आप दो तरह के जीवन क्यों जी रहे हैं? आदर्श करके जिस समाज के सामने उपस्थित करके पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन का कभी विचार हुआ? जब मैंने उनसे कहा कि इसका व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, तो कहने लगे व्यक्तिगत जीवन भूल जाइए, सार्वजनिक देखिए।
सार्वजनिक जीवन के हेल्प की बात की तो क्या सार्वजनिक भूल जाइए, व्यक्तिगत देखिए। चारित्र के फाके पड़ सकते हैं। चरित्र तो मुझे और आपको, नाना जी को था, वैसे भी है ना, मेरा भी जन्म हुआ कहीं, मैं भी पढ़ाई की, सभी तो समान है। मेरे और नाना जी में, नाना जी की मृत्यु होगी, मेरी भी होगी। हम चरित्र की बात नहीं करते। मेरे देश में चारित्र की पूजा होती है। चरित्र सबको होता है, चारित्र सबको नहीं होता। ये चारित्र की पूजा करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सेवा का वाक्य ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ इनटू जॉय ऑफ लाइफ। जीवन में की निराशा का आनंद में परिवर्तन करना, ये सेवा का मूल्य है। और इसी भूमिका से अब विवाद मुक्त गांव हो, अदालत मुक्ति का आंदोलन चला, महाराष्ट्र में शासन की भूमिका पर भी चला। लेकिन हम क्यों दो तरह से जी रहे हैं? मैं नागपुर में सुबह घूमने जाता हूँ, तब एक सेठ जी चींटियों को शक्कर डालते जाते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि वो शक्कर शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि उसका रिश्ता स्वर्ग में बर्थ रिजर्वेशन से है। लेकिन वही जब दुकान खोलते हैं अपनी किराना माल की और शक्कर बेचते हैं इंसान के लिए, वो शुद्ध होनी चाहिए आग्रह नहीं है, क्योंकि उसका स्वर्ग के बर्थ से रिजर्वेशन में नहीं है। हम क्या सिर्फ निजधाम हमारा ऊपर ही है? और बचपन से मुझे कहा गया कि ये तो रैन बसेरा है। हमारे जीवन में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, रैन बसेरा है, और निजधाम आप ऊपर है, और सब हम ऊपर के लिए कर रहे हैं। हमारा सारा पारमार्थिक और आध्यात्मिक जीवन वहाँ स्वर्ग में बर्थ पाने के लिए क्या है? तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपको बर्थ रिजर्वेशन में ही सब कुछ मिलता होगा तो मेहरबानी करके जितनी जल्दी जा सकते वहाँ चले जाइए, हमको छुट्टी दे दीजिए। ये रैन बसेरा नहीं, ये जीवन में हमको एक तरह से व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में का फर्क, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में के मूल्य, जिनको इकट्ठा लेके जाना पड़ेगा। और ये जब तक हम नहीं ले जाएंगे तब तक हम नाना जी को नहीं समझ सकेंगे, उनके सारी चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह विषय इतना बड़ा है कि एक भाषण में तो आपके सामने नहीं रख पाऊँगा। अपनी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी प्रयोग किए, आज भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वृत्ति कुछ अलग है। मैं अपने पिताजी के साथ जिस तरह से जिया हूँ और जो कुछ मैंने सीखा उसकी भी भूमिका अलग है। लेकिन आखिर में मुश्किल ये हो रही है कि आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि चित्रकूट का जो प्रदर्शन आपका प्रकल्प है, उसमें आप दिलो जान से लगेंगे, ऐसा मानता हूँ। कुछ कार्यकर्ता काम करेंगे और बाकी क्या करेंगे? साथ में खड़े रहेंगे। कम से कम हम वो भी नहीं करेंगे। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना तो समझ लीजिए कि कुछ न करने से भी छिन जाता है ऐसा दे सुखन, और चुप रहने से भी कातिल की मदद होती है। आप सब लोग कातिल की मदद कर रहे हैं, समाज में चुप बैठ गए। जिसको आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी चुपचाप के बैठा है, इसको चुप्पी छोड़नी पड़ेगी। मैं खुद समाज सेवा बहुत कम नहीं कर रहा हूँ। अब 17 साल तो रॉन्ग साइड रहा था नया बुद्धि करके, लेकिन मेरे देश में बहुत बड़ी सहूलियत धर्माधिकारियों ने कर दी है कि खुद तीर्थ यात्रा में शरीक होकर भगवान का दर्शन खुद न कर सकते हो तो यात्रा में जाने वाला जो यात्री होता है उसको नमस्कार कर दो तो भगवान तो तुम्हारा नमस्कार पहुंच जाता है। मैं बहुत छोटी आशा लेके आया हूँ कि अगर मैं नाना जी केसरी का कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन नाना जी के साथ में काम करने वाले आपसरी के जो यात्री हैं उनको नमस्कार करूँगा तो मेरे भगवान तक पहुँच जाएगा। उस भावना से आपको नमस्कार करता हूँ। आपको धन्यवाद।